नमस्कार मित्रों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट 2024 का संपूर्ण अध्ययन। इसके अंतर्गत हिंदी की क्लास 2 आज हम डिस्कस करेंगे। क्लास 1 में भी वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने जाना था। आज भी वर्णमाला के जो शेष तथ्य हैं उन्हें हम जानते हैं। तो चैनल पर नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जहां से आपको नोट्स और पीडीएफ आदि मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कल के वीडियो में कुछ चीज़ें छूट गई थी, उन्हीं से हम आज आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ककहरा या इसी को हम कहते हैं 12 खड़ी। ककहरा या 12 खड़ी जब हम स्वरों पर सभी व्यंजनों की मात्राओं को लगाकर लिख देते हैं तो उसे हम ककहरा या 12 खड़ी कहते हैं। जैसे का की 12 खड़ी अगर हम लिखें तो का की को के कई को कऊ कं कहा। तो इसमें 12 खड़ी में कुल मिलाकर एक लाइन में 12 वर्ड होते हैं जिन पे स्वरों की मात्राएं लगी होती हैं, इसलिए हम इसे 12 खड़ी कह देते हैं। बारह, तो इसमें जो रे ऋषि की मात्रा होती है 12 खड़ी के अंतर्गत उसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, इसलिए 12 खड़ी में इसको नहीं रखा जाता। 12 खड़ी के बाहर हम इसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं। बारह खड़ी में इसका प्रयोग नहीं होता है। इसी प्रकार हम किसी भी व्यंजन वर्ण की 12 खड़ी को लिख सकते हैं, उस पर इन सभी 12 मात्राओं को लगाकर, जिसे हम 12 खड़ी कह देते हैं। तो आज हम जो हमारे स्वर होते हैं उन्हें हम अच भी कहते हैं। देखिए अंग्रेजी स्वरों को अच भी कहा जाता है, क्योंकि ये माहेश्वर सूत्रों के अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जो हमारे स्वर होते हैं वह माहेश्वर सूत्रों के अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हम स्वरों को अच अच भी कह देते हैं। पाणिनि द्वारा माहेश्वर सूत्रों की रचना की गई थी। पाणिनि को भगवान श्री शंकर जी महाराज के द्वारा जो डमरू के वादन के रूप में इन्हें वर्णों की उत्पत्ति की गई, तो उन वर्णों को पाणिनि द्वारा संकलित किया गया, जिससे उन्होंने माहेश्वर सूत्र 14 माहेश्वर सूत्र बनाए। उन्हीं पे सारे के सारे वर्ण आधारित हैं, वहीं से सारे प्रत्याहार भी निकले हुए हैं। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे स्वर आते हैं, तो स्वरों को हम अच भी कह देते हैं। अब हम देखते हैं स्वर तथा उनके कितने प्रकार होते हैं। तो जो स्वर होते हैं मुख्य अवयवों के बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से अबाध रूप से हमारे अवयवों के बिना स्पर्श किए ही स्वरों का उच्चारण हो जाता है, इसलिए
इनके उच्चारण में कोई विशेष दबाव या संघर्ष की स्थिति नहीं होती, अबाध रूप से इनका उच्चारण होता रहता है। इन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों का वर्गीकरण आगे देखते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये सभी देख लेते हैं आगे। स्वरों का वर्गीकरण। तो नंबर 1 है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण के स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप से हम समझ सकते हैं आसानी पूर्वक। सबसे पहले जो होते हैं कंठ स्वर, जो स्वर कंठ से उत्पादित होते हैं, कंठ से उच्चारित होते हैं, उन्हें कंठ स्वर कहते हैं। जैसे ह्रस्व आ, दीर्घ आ और आहा। ये तीनों कंठ के माध्यम से कंठ के माध्यम से उच्चारित होते हैं। आगे देखते हैं तालव्य स्वर। तालु के माध्यम से जो स्वर उच्चारित होते हैं उन्हें तालव्य स्वर कहते हैं। तालव्य स्वर में ह्रस्व ई और दीर्घ ई आते हैं। आगे देखते हैं मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर, जो तालु का कठोर भाग होता है उसे मूर्धा कहते हैं। तो मूर्धा के माध्यम से जो स्वर उच्चारित होता है उसमें केवल री आता है। री ही हमारा मूर्धन्य स्वर कहलाता है। तो मूर्धन्य स्वर री। आगे देखते हैं ओष्ठ स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों का विशेष योगदान रहता है तो उन्हें हम ओष्ठ स्वर कह देते हैं। जैसे ह्रस्व उ और दीर्घ उ, छोटा उ और बड़ा उ, ये सभी दोनों ओष्ठ स्वर कहलाते हैं। आगे देखते हैं कंठ तालव्य स्वर। कंठ तालव्य स्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण कंठ और तालु की सहायता से, दोनों की सहायता से किया जाता है तो इन्हें हम कंठ तालव्य स्वर कह देते हैं। इनमें दो आते हैं, ए और ऐ। ये दोनों कंठ तालव्य स्वर होते हैं। अगला है कंठोष्ठ स्वर। कंठोष्ठ स्वर, कंठोष्ठ का मतलब है ये कंठ और ओष्ठ की सहायता से उच्चारित होते हैं। इनमें ओ औ आते हैं। ओ और औ आते हैं, तो ये दोनों कंठोष्ठ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं, ये हमने देखा कि स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर हम निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। कंठ स्वर आ, दीर्घा और आहा। तालव्य स्वर ई और दीर्घी। मूर्धन्य स्वर री। ओष्ठ स्वर उ और दीर्घ उ। कंठ तालव्य स्वर ए ऐ। कंठोष्ठ स्वर ओ औ। चलिए आगे हम देखते हैं कि स्वरों का जो वर्गीकरण है मात्रा काल के आधार पर स्वर कितने होते हैं। आगे देखते हैं मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा काल के आधार पर हम स्वरों को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं इन्हें देख लेते हैं। नंबर 1 है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर छोटे स्वर होते हैं। इनका जो मात्रा काल होता है एक मात्रा काल होता है। इनके उच्चारण की अवधि एक मात्रा काल होती है। एक मात्रा काल के अंदर ही यह उच्चारित हो जाते हैं। इनमें आ, ई, उ और री चारों मूल स्वर इसी के अंतर्गत आते हैं, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत। इनके उच्चारण के समय एक मात्रा काल होता है। उच्चारण का समय केवल एक मात्रा काल होता है। मात्रा काल उसे कहते हैं जब पलक झपकने की का जो समय होता है उसे मात्रा काल कहते हैं। तो जो ह्रस्व स्वर हैं उनकी जो मात्रा काल है वह एक मात्रा काल होती है। नंबर दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर का मात्रा काल दो मात्रा काल का समय होता है। इनके उच्चारण में दो मात्रा काल का समय, दो मात्रा काल का समय
लगता है। इनके उच्चारण में दो मात्रा काल का समय लगता है, जैसे दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ और ओ। जो अंग्रेजी से आया हुआ स्वर है ओ, इसके उच्चारण काल में भी दो मात्रा काल का समय लगता है। तो ये सारे हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन सभी के उच्चारण में दो मात्रा काल का समय लगता है। और उच्चारण के आधार पर एक और अंतिम प्रकार होता है स्वरों का, जिसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, जो प्लुत शब्द है उसका अर्थ होता है उछलता हुआ। प्लुत का शाब्दिक अर्थ है उछलता हुआ। उछलता हुआ जो इसका अर्थ है, जो हमारा प्लुत स्वर होता है, इसका प्रयोग हम किसी को बुलाने में, नाटक के संबंधों में, चिल्लाने में आदि में किया जाता है। और इसका जो मात्रा काल सॉरी, इसका जो मात्रा काल होता है वह 3 मात्रा काल का समय होता है। इसके उच्चारण का समय 3 मात्रा काल होता है। इसके उच्चारण का समय 3 मात्रा काल होता है। उदाहरण के तौर पर जब हम देखते हैं, जैसे मैंने लिखा भ्राता, जैसे भ्राता मैंने लिखा तो यहाँ 3 बना है, तो तेजी से उच्चारण करेंगे भ्राता, तो 3 मात्रा काल का समय आएगा इसमें। इसी प्रकार जैसे हम नाटकों में प्रयोग करते हैं राम, राम को जब हम पुकारने के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी 3 मात्रा काल का समय लगता है। और देख लेते हैं जैसे ओम, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं ओम, तो ओ जो स्वर है, यहाँ पर जो ओ स्वर है उसका मात्रा काल 3 मात्रा काल है, जिसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। यहाँ पर ओ प्लुत स्वर है। इसके उच्चारण में 3 मात्रा काल का समय लगता है। तो हमने ये समझ लिया उच्चारण के या मात्रा काल के आधार पर स्वर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर का उच्चारण का समय 1 मात्रा काल होता है, जबकि दीर्घ स्वर का 2 मात्रा काल का समय होता है और प्लुत स्वर का 3 मात्रा काल का समय होता है। आगे हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर। स्वरों स्वरों का वर्गीकरण जब हम उत्पत्ति के आधार पर करते हैं, तो इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले मूल स्वर, सबसे पहला होता है मूल स्वर। मूल स्वरों में ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री आते हैं। ये 4 हमारे मूल स्वर होते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर दूसरा प्रकार होता है संधि स्वर। संधि स्वर, संधि स्वर को 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर, दूसरा होता है संयुक्त स्वर। जो दीर्घ स्वर होते हैं उसी मूल स्वर को मिलाने पर निर्माण होता है। दीर्घ स्वर का निर्माण उसी मूल स्वर को मिलाने पर होता है। जब हम एक जैसे स्वरों को मिला देते हैं, जैसे आ प्लस आ बराबर बड़ा या दीर्घ बन जाता है, तो जब हम सेम स्वरों को, एक जैसे स्वरों को मिलाकर दूसरे नए स्वर को बनाते हैं, जैसे बड़ा, तो बड़ा आ हमारा दीर्घ स्वर हो जाता है। इसी प्रकार ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई हो जाएगा और उ प्लस उ बराबर दीर्घ उ हो जाता है। तो इन्हें हम दीर्घ स्वर कह देंगे। और इसी प्रकार संयुक्त स्वर भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से उत्पन्न होते हैं। 2 अलग अलग स्वरों से बनते हैं, जैसे ए, ऐ, ओ, औ। इन्हें देख लेते हैं कि जब ए होती है वह आ प्लस ई के सहयोग से बनती है। दोनों अलग अलग मूल स्वर हैं।
जब दो अलग अलग मूल स्वरों की सहायता से स्वर बनाए जाते हैं तो उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो आ प्लस ई, और इसी प्रकार जब हम आई को देखते हैं तो दीर्घ आ प्लस ए, इसे हम आई बोलते हैं। और इसी प्रकार ओ को आ प्लस उ, और दीर्घ आ प्लस ओ, इसे अ बोलते हैं। तो इन दोनों की सहायता से ये शब्द वर्ण बनते हैं। तो दो अलग अलग वर्णों के योग से जब हम नया वर्ण बनाते हैं तो उसे हम संयुक्त स्वर कह देते हैं। ये चारों हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब हम आगे देखते हैं स्वरों को जीभ के प्रयोग के आधार पर किस प्रकार से बांटा गया है। नेक्स्ट जो हमारा स्वरों का वर्गीकरण है वह है जीभ के प्रयोग के आधार पर। जो हमारी जिह्वा होती है उसके आधार पर हम स्वरों को निम्नलिखित रूपों में बांटते हैं। ये हमारी जीभ है, माना कि इस साइड से ये दांत हैं। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर हम स्वरों को तीन वर्गों में बांटते हैं। पहला है अग्र स्वर। अग्र स्वर, अग्र स्वर वे स्वर होते हैं जो जिह्वा के अगले भाग से उच्चारित होते हैं। जो जीभ होती है उसके अगले भाग से, ये वाला जो पोर्शन है, इससे जब हम कोई स्वर बोलते हैं, उच्चारित करते हैं तो उसे अग्र स्वर कहते हैं। जीभ के अगले भाग से उच्चारित होते हैं, जैसे ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ए, है। ये चारों अग्र स्वर होते हैं। और इसी प्रकार देखते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन सा होता है? जो जीभ के मध्य भाग से उच्चारित होते हैं। जैसे इस वाले भाग से जब हम स्वरों को उच्चारण करते हैं तो उसे मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर में केवल ह्रस्व आ आता है। इनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग, ये वाला मध्य वाला भाग प्रयोग किया जाता है। इन्हें मध्य स्वर कहते हैं, जिसमें केवल ह्रस्व आ आता है। नंबर थर्ड है पश्च स्वर। पश्च स्वर वे स्वर होते हैं जिनका हम उच्चारण जीभ के पिछले भाग से, जो अंदर वाला भाग होता है, इसके द्वारा उच्चारण करते हैं, तो उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे दीर्घ आ, दीर्घ उ, औ, ओ औ और ओ। ये सारे जिह्वा के अंदरूनी भाग, जो अंदर वाला भाग होता है जीभ का अंदर की तरफ, तो उससे उसकी सहायता से उच्चारित होते हैं, जिन्हें हम पश्च स्वर कह देते हैं। आगे देखते हैं हम मुख अगले स्वरों का वर्गीकरण है। मुख द्वार, मुख द्वार, या से हम मुख विवर भी कह देते हैं। मुख विवर, मुख द्वार या मुख विवर खुलने, मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर, मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर स्वरों को हम निम्नलिखित रूप से बांट सकते हैं। जिसमें पहला है विवृत स्वर। विवृत स्वर, विवृत का मतलब होता है ओपन, खुला हुआ। जब मुख द्वार पूरा खुला हुआ होता है, जैसे आ, मुख द्वार पूरा खुला, मुख द्वार पूरा खुला रहता है, इसे हम विवृत स्वर कहते हैं। इसमें आता है हमारा दीर्घ आ। दीर्घ आ विवृत स्वर के अंतर्गत आता है। विवृत का मतलब होता है ओपन अथवा खुला हुआ। मुख द्वार इसमें पूरा खुला हुआ होता है। नंबर 2 पर हम देखते हैं अर्ध विवृत।
अर्ध विवृत स्वर क्या होते हैं? इसमें जो मुख द्वार होता है आधा खुला हुआ होता है, आधा बंद रहता है, आधा खुला हुआ रहता है, इसमें आते हैं स्मॉल आ, या उसे हम ह्रस्व आ बोलते हैं। आ, ए, आ के बाद ऐ के बाद औ, औ के बाद ओ। ये चारों अर्धविवृत होते हैं, इनमें मुख द्वार आधा खुला हुआ होता है। नंबर थर्ड है समृत। समृत में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, मुख द्वार लगभग बंद, मुख द्वार लगभग बंद। इसमें ई, दोनों ऊ आते हैं, इन्हें हम समृत स्वर कहते हैं। इनमें जो मुख द्वार होता है हमारा, इनके उच्चारण के समय लगभग बंद रहता है, इसलिए इसे हम समृत स्वर कह देते हैं। लास्ट होता है अर्ध समृत। अर्ध समृत स्वर में मुख द्वार आधा बंद रहता है। मुख द्वार आधा बंद रहता है, इसमें ए तथा ओ आते हैं। समृत में मुख द्वार आधा बंद रहता है, लेकिन मुख द्वार आधा बंद लेकिन समृत से अधिक खुला रहता है। जो अर्ध समृत स्वर होते हैं उनमें मुख द्वार आधा बंद रहता है, लेकिन समृत स्वरों से अधिक खुला रहता है मुंह। इसमें ए तथा ओ आते हैं। अर्ध समृत में ए तथा ओ व्यंजन स्वर आते हैं। आगे हम देखते हैं होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे हम करते हैं। होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। होठों की स्थिति के आधार पर हम स्वरों को कैसे वर्गीकृत करते हैं, चलिए देखते हैं। होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को हम दो वर्गों में बांटते हैं। नंबर एक अवृतमुखी। अवृतमुखी में होंठ गोलाकार नहीं होते हैं, होंठ गोलाकार नहीं होते हैं। जो अवृतमुखी स्वर होते हैं इनमें होंठ गोलाकार नहीं होते हैं, जैसे आ, बड़ा आ, ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ए, ऐ। इन सब में होंठ गोलाकार नहीं होते हैं। और दूसरा नंबर है वृतमुखी। वृत का मतलब है गोला, वृतमुखी गोल। तो इसमें जो होंठ उच्चारण के समय लगभग गोल हो जाते हैं, होंठ गोल स्थिति में होते हैं। इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं, इन स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं, तो जो हमारे होंठ होते हैं वह गोलाकार स्थिति में होते हैं। इसमें हमारा ऊ, दीर्घ ऊ, ओ, औ और ओ जो इंग्लिश से लिया हुआ स्वर है ओ, ये भी हमारा वृतमुखी के अंतर्गत ही आता है। तो होठों की स्थिति के आधार पर हम स्वरों को दो वर्गों में बांटते हैं, अवृतमुखी, वृतमुखी।
व्रतमुखी का मतलब है जब ओंठ हमारे गोलाकार उच्चारण की स्थिति में हो जाते हैं तो उसे हम व्रतमुखी कह देते हैं, जैसे ऊ, दीर्घ ऊ, ओ। अव्रतमुखी में ओंठ हमारे गोलाकार स्थिति में नहीं होते हैं तो इसे हम अव्रतमुखी कहते हैं, जैसे आ, दीर्घ आ, ई, दीर्घ ई, ए, ऐ। ये सारे अव्रतमुखी कहलाते हैं। आगे देखते हैं जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जाति के आधार पर स्वरों को हम दो वर्गों में बांटते हैं। पहला है सजातीय स्वर। पहला होता है सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। दूसरा विजातीय स्वर। जब हम आ और दीर्घ आ को एक साथ लिखते हैं तो ये दोनों सजातीय स्वर हो जाते हैं। इसी प्रकार ई और दीर्घ ई को एक साथ लिखें तो ये भी सजातीय है। ऊ और दीर्घ ऊ को लिखें, ये भी सजातीय है। ए, आई को लिखें, ये भी हमारे सजाती हो जाते हैं। तो जब एक जैसे स्वर होते हैं तो उन्हें हम सजातीय स्वर कह देते हैं। इनका जो उच्चारण स्थान और प्रयत्न जो होता है वो समान होता है, एक जैसा होता है, लगभग एक जैसा होता है, इसलिए इन्हें हम सजातीय स्वर कह देते हैं। और दूसरे नंबर पर आते हैं विजातीय स्वर। जब दो अलग अलग स्वरों को एक साथ लिखते हैं, जैसे आ, ई हो गया, दीर्घ दीर्घू हो गया, ये दोनों विजातीय स्वर हैं, अलग अलग हैं, इनके उच्चारण स्थान और प्रयत्न अलग अलग होते हैं तो इन्हें हम विजातीय स्वर कहते हैं। जब उच्चारण स्थान एक जैसा हो तो सजातीय स्वर, और जब उच्चारण स्थान और प्रयत्न अलग अलग हों तो विजातीय स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन में आ जाएगा आपके निम्नलिखित में से कौन से सजातीय स्वर हैं। तो मान लीजिए ऑप्शन हमारा है आ, ई, ए, ओ, ई, ऊ और ई, ई। इसमें देखिए कि पूछ लिया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय स्वर है। देखिए यहाँ दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग इनके उच्चारण स्थान और स्वर अलग हैं, इसमें भी अलग हैं, इसमें भी अलग हैं, चौथे वाले में दोनों सेम है। ह्रस्व ई और दीर्घ ई हमने लिखा है, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोनों कैसे हैं, सजातीय स्वर कहलाते हैं। ये तीनों कैसे हैं, विजातीय स्वर हैं, ये सजातीय स्वर हैं। तो जब एक प्रयत्न और एक उच्चारण स्थान से उच्चारित स्वर लिखे जाते हैं तो उन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं, और अलग अलग उच्चारण स्थान और प्रयत्न से जब हम स्वरों को उच्चारण करके लिखते हैं तो उन्हें अलग अलग रूप में विजातीय स्वर कह देते हैं। आगे देखते हैं हवा नाक और मुंह के द्वारा उच्चारित होने के स्थान पर। हवा नाक व मुंह के निकलने के आधार पर, हवा नाक के और मुंह के निकलने के आधार पर हम स्वरों को निम्नलिखित वर्गों में बांटते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 में आ जाता है हमारा निरअनुनासिक स्वर। निरअनुनासिक स्वर, इनमें हवा केवल नाक मुंह से निकलती है, नाक का प्रयोग नहीं होता। हवा केवल मुंह से निकलती है।
नाक का प्रयोग नहीं होता, जैसे आ, दीर्घ आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। ये सारे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। आप देख लेते हैं अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर में चंद्र बिंदु की मात्रा आती है। जब हम किसी स्वर पर चंद्र बिंदु की मात्रा रख देते हैं तो उसे हम अनुनासिक स्वर कह देते हैं। ये सारे के सारे अनुनासिक स्वर होते हैं। थर्ड है अनुस्वार। अनुनासिक स्वर होते हैं, इनमें हवा जो होती है इनके उच्चारण के समय नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों की सहायता से निकलती है। लास्ट है अनुस्वार। जो अंग की बिंदी होती है, अंग की मात्रा होती है, इसे हम अंग को अनुस्वार कहते हैं। इसमें जो हवा होती है केवल नाक से निकलती है, केवल नाक से हवा निकलती है। इसके उच्चारण में जो अंग है, इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, इसलिए हम इसे अनुस्वार कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक पॉइंट लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। सभी स्वर, जो स्वर हमारे होते हैं, सभी स्वर सघोष, अल्प प्राण होते हैं। जो स्वर होते हैं हमारे सघोष तथा अल्प प्राण होते हैं। सघोष का मतलब है इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, और अल्प प्राण का मतलब है इनके उच्चारण में जो हमारी प्राणवायु है वह कम मात्रा के साथ उच्चरित होती है। तो अल्प प्राण होते हैं, इनके उच्चारण में कम वायु की मात्रा का प्रयोग होता है। तो सभी स्वर हमारे सघोष अल्प प्राण होते हैं। आगे हम देखते हैं जो दो हमारे अयोग भाव होते हैं, अंग और आहा, इनके विषय में जान लेते हैं। इसमें जो बिंदु है शिरोरेखा के ऊपर रखा जाता है, जबकि अंग आहा में बिंदु हमारे किसी भी वर्ण के पार्श्व में या पीछे रखे जाते हैं। इसमें शीर्ष बिंदु रखा जाता है, इसमें पार्श्व में बिंदु, बगल में बिंदु रखे जाते हैं। पार्श्व बिंदु होते हैं दो, जिसे आह की मात्रा हम बोलते हैं, इसे अंग की मात्रा भी बोल देते हैं। इन दोनों को मिलाकर अयोगवाह कहलाते हैं। ये दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका इनका जातीय योग न व्यंजन न स्वरों के साथ होता है, इसलिए इनको अयोग कहते हैं। लेकिन फिर भी यह अर्थ वहन करते हैं, फिर भी अर्थ वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ये दोनों जो हमारे अयोगवाह होते हैं, इनका जातीय योग ना ही स्वरों के साथ होता है ना ही व्यंजनों के साथ होता है, लेकिन फिर भी ये अर्थ को वहन करते हैं, अर्थ देते हैं, इसलिए हम इन्हें अयोगवाह कह देते हैं। अनुस्वार जो अंग की बिंदी होती है और विसर्ग, आह की मात्रा है, इसे हम विसर्ग बोलते हैं, और इसे हम अंग की जो बिंदी होती है उसे अनुस्वार भी कह देते हैं।
अनुस्वार और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर होता है और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। तो आज हमने स्वरों को पूरी तरह से पढ़ लिया, स्वर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कल से हम व्यंजनों को पढ़ेंगे। व्यंजनों को पूरी तरह से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हुए पढ़ते धीरे चलेंगे। आप इन सभी जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उनके नोट्स बनाते चलिए। परीक्षा के समय आपके बनाए हुए नोट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर वीडियो के संबंध में कोई सुझाव आपके हों तो हमें कमेंट में साझा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको पीडीएफ नोट्स और क्लास की जो नोट्स होती है पीडीएफ के रूप में वहां उपलब्ध हो जाएगी, और अन्य महत्वपूर्ण जो पीडीएफ्स होती हैं मैं वहां पर शेयर करता हूं, उन्हें पढ़िए और अपने क्लास नोट की सहायता से नोट्स भी बना चलिए, ताकि नोट्स आपकी परीक्षा के समय काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम व्यंजनों को साथ दोबारा से थर्ड क्लास में हिंदी के में आएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।